most beneficent, most merciful. We try to cover reference to the context, and in reference to the context, we'll take some extract from the book The Sea by Edward Bond. Let's see. I have taken some points. अच्छा, यहाँ पे एक प्ले है द सी से ये चंद लाइनें ली गई हैं. मैं आपको थोड़ा सा इसका पसे मंज़र बता देता हूँ. दो दोस्त हैं और दोनों जाते हैं, किस पे गए हैं? एक एक्सपीडिशन पे गए हैं, सी एक्सपीडिशन पे. एक का नाम है विल्ली और दूसरे का नाम क्या था? कोलन. अब कोलन विल्ली का फ्रेंड है और ये दोनों कश्ती पर बैठे हैं और यहाँ पे मशकें हो रही हैं. मशकें मीन जो करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं आर्मी वाले, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये कोस्टल एरिया है इंग्लैंड का. वहाँ पर एक गार्ड रहता है, उसका नाम है हैच. ये मेन कैरेक्टर है इसका, इसको आपने ज़रूर याद करना है. ये सबसे इजी प्ले यही है आपके MA इंग्लिश पार्ट 2 में. हैच जो गार्ड है ये बड़ा सुपरस्टिशियस और डॉगमेटिक है. जो इसका बिलीव है वो कहता है कि यहाँ पे एलियन आते हैं दूसरे प्लेनेट से और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, और ये लोगों की ये स्पिरिट हैं और ये कंट्रोल कर लेते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं. दे डायरेक्ट देम व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू. देयरफॉर वी शुड नॉट act on the instruction of these alien, because these alien are not do not belong to our channel, our planet. So what we do, we should be very careful about all these aliens. ये alien यहाँ पे रहते हैं और ये मैनिपुलेट करते हैं. विल्ली और कोलन जो है एक एक्सपीडिशन पे हैं. विल्ली बच जाता है जब वो कोई मशक होती है या कोई वहाँ से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी वाले, तो सम हो उनका बिलीव ये है कि उन्होंने हमला किया है, चूँकि ये एलियन है इनके ऊपर हमला किया. हैच और एक एवन होता है जो ड्रंकर्ड होता है, लेकिन वो एक फूल का करैक्टर है, जैसे शेक्सपियर अपने लेता है, तो इसने भी एक फूल का करैक्टर लिया हुआ है जो कि जिसको बिल्कुल आइसोलेट है और बिल्कुल वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, नॉट एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि ही इज़ नॉट मिक्सिंग विद द पीपल डू नॉट टॉक टू हिम एंड ही रिमेन इन आइसोलेशन. वो तनहा रहता है. उसका नाम क्या है? उसका नाम है एवन, मिस्टर एवन. मिस्टर एवन एक ड्रंकर्ड है और ये आइसोलेशन में रहता है, सेपरेट रहता है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता. और यहाँ पे ये डूब रहा है. ये पहले तो उस ड्रंकर्ड के पास जाता है, ये डूब रहा दोस्त, और विल्ली बाहर निकल आता है. विल्ली कहता है कि मेरा दोस्त डूब रहा है, काइंडली इसका साथ दें, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा. हैच के पास जाता है तो हैच कहता है कि तुम इस प्लेनेट के ही नहीं हो. अब यहाँ पे एडवर्ड बॉन्ड आपको ये बताना चाह रहा है, एडवर्ड बॉन्ड एक सोशलिस्ट था. आपको पता है कि दुनिया के अंदर दो बड़ी थॉट्स हैं, दो बड़े माशी निज़ाम हैं, एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म. सो सोशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु फॉलो द सोशलिस्ट काइंड ऑफ व्यू, एंड सोशलिस्ट दे आर टोटली different from the capitalist. And capitalist like American, like a Canadian, like a Australian, like these countries, they are the capitalist. कैपिटलिस्ट मीन कि आपके पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, आप जितना मर्जी उसमें क्या करें और उससे अर्न करें, आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं. यानी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आप वहाँ पे फ्री हैंड. लेकिन सोशलिज्म या कम्युनिज्म में आपको पता है कि एक ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है प्रॉपर्टी. अच्छा जी, अब ये एक व्यू रखता है. तो यहाँ पे एडवर्ड बॉन्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि लोग जो हैं जो डिफरेंट व्यू रखता है उसको लाइक नहीं करते. पीपल डू नॉट लाइक ऑल पीपल, दे आर हैविंग डिफरेंट व्यू. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से अमेरिका, कनाडा या इस तरह के कंट्री में तहमत बांध के चला जाऊँ तो वो मुझे किस व्यू से देखेंगे? वो ह्यूमन बीइंग को नहीं देखते. वो क्या देखते हैं? इसका ड्रेस कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, ये कहाँ से आया है. इवन कि वो एंटर ही नहीं होने देते. अब किसी पाकिस्तानी या कोई और जाए या कोई इंडियन या कोई भी जाए तो वो उनको तो पहले तो कंट्री में दाखिल ही नहीं होने देते. उनके चेक एंड बैलेंस इतने हैं. बर्टन रसल ने भी ये आइडिया दिया था कि नो के बाउंड्री ख़त्म कर दी जाए, बॉर्डर ख़त्म कर दिए जाएं और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. तो इसका मकसद भी ये था कि वो ह्यूमनिज़म पे बात करता था, दुनिया को मिलाने की बात करता था, कंबाइंड करने की बात करता था. वो ह्यूमनिस्ट था और क्या था, फैशिस्ट के ख़िलाफ़ था और टेरिनिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था. तो वो कह रहा था कि एक सारी दुनिया की एक ही गवर्नमेंट हो, सबको एक दूसरे के साथ मिलने की आज़ादी हो. फ़िलासफ़र था, ऐसी बातें करता था. अब ये भी एक सोशलिस्ट है और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर आपका व्यू
डिफरेंट है लोगों से तो लोग आपको एलियन समझेंगे। अब यहाँ पे कहता है आई सी यू आर एक्टिंग ऑन हिज इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एंड व्हाट ही सेड टू यू एंड ही हैज टू। अब कौन बात कर रहा है? विल्ली की बात हो रही है। किसके साथ? इसके सामने कौन है? कोई बताए मुझे। इसके सामने जो खड़ी है वो है मिसेस राफी। ये एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है। जो मैं अभी आज आपको कराऊंगा इंशाल्लाह ताला इसमें से एक आएगा एग्जाम। कहता है कि मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है, तुम्हें कोई गाइड कर रहा है, कोई स्पिरिट तुम्हें गाइड कर रही है। ये जो विल्ली फिर रहा है, इसका दोस्त तो उसकी तो डेथ हो गई है ना, जो इसका साथी था, जो आए हैं और प्लेनेट से और इन्होंने तुम्हारी रूहों को, स्पिरिट को कब्जे में कर लिया है और तुम टोटली उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चल रही हो और ही इज कंट्रोलिंग यू। कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पिरिट कंट्रोल कर रही है। किसकी? विल्ली की। क्योंकि एलियन के अंदर ये पावर है कि वो अगले की रूह में घुस जाते हैं और उससे वो काम करवाते हैं जो वो नहीं करना चाहता, वो भी उससे करवाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या एडवर्ड बॉन्ड कह रहा है कि जिसका व्यू डिफरेंट हो, जिसका व्यू मिलता ना हो, जो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल ना हो, जिसकी थॉट ना मिले, जिसका कल्चर ना मिले, जिसकी सोच ना मिले, जिसका आइडिया ना मिले दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाता है? एलियन। कि ये हमारे प्लेनेट का ही नहीं, ये हमारा बंदा ही नहीं। वो उसको टॉलरेट नहीं करते, उसको समझते नहीं, किसी लॉजिक रीजन से एक्सेप्ट नहीं करते। उसने कहा था मेरा थिएटर जो है वो एक रैशनल थिएटर है, लेकिन मैं नहीं जानता, एडवर्ड बॉन्ड कहता है मैं नहीं जानता, मैं पैशन फीलिंग इसमें इन्फ्यूज़ नहीं करता, डालता नहीं अपने प्ले में, लेकिन ये फिर भी मेरे प्ले के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आई डोंट नो वाई। सिंस लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, सिंस लिटरेचर इज अ लाइफ, देयरफॉर पैशन फीलिंग आर पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ना भी डालें, जब आप लिखेंगे लाइफ तो उसके अंदर पैशन फीलिंग तो होगा। तो ये है बात। होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है कि आई सी यू आर एक्टिंग ऑन हिज इंस्ट्रक्शन। क्योंकि उसने क्या क्या इनकार कर दिया कि भाई जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना वो भी मैंने नहीं खरीदना अब तुमसे। तुमने कॉलन जो था, कॉलन कौन था? हु वाज कॉलन? और मिसेस राफी के साथ उसका क्या था? रैफी के साथ उसका क्या था? वो मिसेस राफी की जो नीस थी रोज, उसका फियांसी था। यस, जो उसकी नीस है वो उसका क्या है? वो उसका फियांसी था और इस वजह से वो गुस्सा कर रही है कि जब डूब रहा था तुमने उसे बचाया नहीं। वो कहता वो एलियन था, वो इस प्लेनेट का ही नहीं था, वो तो कोई स्पिरिट थी, मैं उसे क्यों बचाता? तो वो आगे आगे से क्या कर रहा है? जो मिस्टर हैच है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। इवन के उसे कोई लॉजिक नहीं मान रहा, कोई रीज़न नहीं मान रहा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट समरी होती है। बात याद रख लें, ओवरऑल एक शॉर्ट समरी होती है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम ये बताते हैं कौन किसके सामने खड़ा है, कहाँ बात हो रही थी, बैकग्राउंड क्या है, क्या चल रहा था, ये सब कुछ हम कहाँ बताते हैं। वी हैव टू टेल दिस इन द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप एक शॉर्ट सा अपने अल्फाज में कॉन्टेक्स्ट बना लें, जो भी आप बनाएंगे वो ठीक होगा। एक्सप्लेनेशन आपने उसकी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है, ताकि आपका एग्जामिनर जो है, जो आपका पेपर चेकर है, उसको एट लीस्ट ये अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है। आई सी यू आर एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी, देन व्हाट्स ही सेड टू यू। जो उसने तुम्हें कहा है तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया, क्योंकि वो स्पिरिट है, उसने तुम पे हैवी हो गया, तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें मॉनिटर कर रहा है, तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। हैज़ ही टोल्ड टू यू टू ब्रेक मी, कि तुम मुझे तबाह बर्बाद कर दो, ब्रेक कर दो। जो ऑर्डर दिया हुआ था कपड़ों का वो नहीं खरीद रहा। समझ आ गई? वो राफ़ी, मिसेस राफ़ी जो है वो नहीं खरीद रही। उसने कहा मैं तुमसे वो जो ऑर्डर दिया वो भी नहीं खरीदूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और तुम्हारी बाकायदा कंप्लेन होगी। You are the first victim. You are the first victim. You've been corrupted. कि तुम पहली विक्टिम हो, पहले उसने तुम पे ही हमला किया और तुम करप्ट हो चुकी हो। करप्ट मीन कि ये जो एलियन है तुम्हें उसने करप्ट कर दिया है। हैच द ड्रैपर, वो बेचता है, ड्रैपर वगैरह बेचता है। इज स्पीकिंग टू मिसेस राफी, ही इज एंग्री। मिसेस राफी हैज refused to purchase a roll of costly cloth. Then she had ordered, and quite naturally Hatch has a cause to be annoyed because he has set too heavy amount of the money to purchase this costly variety of cloth. अब वो ऑर्डर तो दे दिया उसने, अब चूंकि उसका फ़ायदा होना था, लेकिन वो कह रही है कि मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे गुस्सा है।
ठीक है, वो गुस्सा कर रही है और वो उसको ख़रीद नहीं रही। एनी हो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये इसको एक्सप्लेन कर देना। पहले रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द प्ले द सी, डबल कोट्स के अंदर, रिटन बाय एडवर्ड बॉन्ड। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। लेट मी कम टू नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और है। I've been on his tail all morning and I see him come here and go off with all the bad and this is no use following no. She saw you coming afore you started. This passage is taken from the sea by Edward Bond. ये यहाँ पे क्या किया है, हैच जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो एक सुपरस्टिशियस बंदा है। अभी भी वो नहीं मान रहा, लोग उसे कह रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा। मिस्टर जो एवन है, मिस्टर एवन इज़ अ फूल, पीपल कंसिडर हिम अ फूल, अ जोकर, जस्ट लाइक अ पर्सन एंड ड्रंकर्ड पर्सन, बट दिस मैन इज़ वेरी विटी। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ वेरी विटी पर्सन। लास्ट में वो कहता है कि ज़िंदगी को हर बंदा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, हर जगह में, हर जगह कहता है किसी भी जगह चले जाओ इंसान का इस्तेहसाल हो रहा है, ह्यूमैनिटी को मारा जा रहा है, कहीं मज़हब के नाम पे, कहीं क्रीड के नाम पे, कहीं अकीदे के नाम पे, किसी ज़ात के नाम पे, किसी कंट्री नेशनलिटी के नाम पे, हर जगह लोगों को मारा जा रहा है। जैसे हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि वो कैसे लोगों को कत्ल कर रहा था, इसका रेफरेंस उधर भी जाता है। अब ये वो बताना चाह रहा है कि हर जगह ज़िंदगी जो है उसको नुकसान हो रहा है। एवन यहाँ पे ये भी साबित करता है, एवन को हम इस ड्रामे मिस्टर एवन यहाँ पे ये भी बताता है कि ज़िंदगी बच जाएगी, ज़िंदगी हमेशा मौत से लड़ती रहेगी इस तरह, और आखिर ज़िंदगी मौत से जीत जाएगी। अगर एक चूहा भी कहता है किसी कोस्टल के किसी एरिए में अगर हम ज़िंदगी ख़त्म करना चाहें तो एक चूहा भी बच गया रैट, तो रैट फिर लाइफ को जनरेट कर लेगा और रीजनरेट होकर ज़िंदगी फिर अपनी शक्ल अख्तियार कर लेगी, वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे कहता है I've been on his tail all morning and then I see him come here and go off and all bad and you's following him now and so you coming afore you started। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मिस्टर हॉलर का ये जो हॉलर कट है, हॉलर कट भी एक पागल शख्स है। हॉलर कट के बारे में वो जैसे वो कहता है कि इसको पागल डिक्लेयर कर देना चाहिए मिस्टर हॉलर कट। मिस्टर एमन को वो बात करता है, मिस्टर एमन की बात होती है, हॉलर कट के बारे में बात कर रहा है विल्ली कहता है कि ये हॉलर कट पागल शख्स है जो इसका इलाज कर रहा है डॉक्टर, वो इसे क्यों नहीं डिक्लेयर करता कि ये पागल है। वो कहता है, यानी ये देखना यहाँ पे कैसा तंज है, वो कहता है जो इसका इलाज कर रहा है, विल्ली को बताता है मिस्टर एमन, जो इसका इलाज कर रहा है वो खुद पागल है डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए एक कॉमेडी है, अ काइंड ऑफ कॉमिक सीन ओवर हियर, इट्स अ काइंड ऑफ कॉमिक talk. They are talking that the person who is here is one blind man leading to another blind. हमारे कंट्री में क्या हो रहा है कि एक अंधा आदमी है, एक ब्लाइंड मैन है, वो खुद ब्लाइंड है और वो दूसरे ब्लाइंड लोगों को वो लीड कर रहा है। So one blind man is leading to another blind man and the result will be no destination. एक बंदा खुद ब्लाइंड है, वो दूसरे को लीड कर रहा है, तो वो कैसे ब्लाइंड वो ले जाएगा डेस्टिनेशन पे? No destination, the result will be meaningless, absurd result, meaningless, nothing। क्या कहता है सैमुअल बेकेट, क्या कहता है? nothing। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो रिजल्ट नथिंग होता है। The word are spoken in the scene 2 of the play. The speaker, Mr. Hollercut, is a local, loud, stupid, credulous, and illiterate. He is a member of the Mr. Hatch team of the foolish adherent who believes that the idiotic apprehensions of the attack by the forces of some of the planets। ये भी यही बिलीव रखता है, और इसका बिलीव किसने बनाया? मिस्टर हैच ने। मिस्टर हैच छोटा करैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा करैक्टर है, इसको आपने गौर से पढ़ना, ये आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली का करैक्टर आ सकता है, हैच का करैक्टर इंपॉर्टेंट है, फिर एक और करैक्टर अमीद की,
जो उम्मीद की अलामत है वहाँ पे होप की अलामत है, क्या है? बिल्ली है। होप की अलामत कौन है? आखिर में कौन बनता है? मिस्टर एवन है, ठीक है। होप की अलामत आखिर में वो कहती है ना, यहाँ से इनको दूर ले जाओ, ये दुनिया ठीक कंपैटिबल नहीं है, ये लोग कंपैटिबल नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तो इनमें रच बस गई हूँ। मिसेस राफ़ी कहती है तुम इसको ले जाओ रोज़ को यहाँ से। तो रोज़ भी जो है ये भी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। इसका ये करैक्टर हैं, छोटे छोटे करैक्टर हैं, इतने मुश्किल नहीं है, आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे इसको तो ये याद हो जाएंगे आपको, इनको याद कर ले, मुफ्त के नंबर है। मिस्टर होलरकाट हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय द हैच, और ये हैच जो है इसको एम्प्लॉय करता है, मतलब एम्प्लॉयड किया हुआ उसने, और उसने ये कहा है कि ये जो है क्या करे, इसको चेज़ करता रहे, ये कहाँ कहाँ जाता है बिल्ली, और बिल्ली कहाँ आता है, और ये होलरकाट की ड्यूटी लगाई है हैच ने, और ये उसकी टीम से है, और वो ये अब आपने एक्सप्लेनेशन में बताना है। लेट्स सी। हम प्ले देखते हैं इसका। अच्छा ये देखें, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हम बाद में देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन देखिएगा पहले। द सी बॉन्ड, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे, ये लाजमी है, ये कंपलसरी है, इसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। इधर देखें, इन सी बॉन्ड, in C bond shows the ability of the human being to survive the worst, to retain their optimisms and not to brought down by the lunacy का मतलब क्या था? पागलपन, foolishness, lunacy and injustice of the world they live in, discuss with reference to the text। आपने कोई टेक्स्ट जो 2-2 लाइनें हैं वहाँ से उठा के देखिए। पहली बात ये होती है बच्चों के, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझसे पूछा क्या है, आंखें बंद करके अंधाधुंध ये नहीं हो, शुरू नहीं हो जाना कि बस मैंने वो रट्टा लगाया हुआ, मैंने ये लिखना है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। योर ड्यूटी टू गिव द आंसर ऑफ द एग्जामिनर हु व्हाट ही इज आस्किंग यू। इफ ही इज आस्किंग दैट यू हैव टू शो हाउ ह्यूमन बीइंग इज हैविंग एबिलिटी टू सर्वाइव in the play The Sea by एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड आपको क्या शो करता है? जो मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने एडवर्ड बॉन्ड की कम अज़ कम, अब मेरा वो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और फिर एक और बात कह रहा हूँ कि आपने डाउनलोड नहीं करना। आप जब डाउनलोड करते हैं तो उससे आपके टीचर को नुकसान होगा, मुझे नुकसान होता है। अब मेरा नाम लिखे, आपके पास लेक्चर आ जाएगा आपके सामने, वो तो सेव पड़े हुए हैं, सेव करोगी तो गुम हो सकता है, लेकिन वो तो आपके सामने पड़े हुए। आपने उसको डाउनलोड नहीं करना, आपने यूट्यूब पे वॉच करना है। तो मोस्टली बच्चे ये करते हैं, उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। भाई डाउनलोड करने की आप उसे वॉच करें, और उससे मुझे भी नुकसान ना हो। जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इट इज़ काइंड अ लॉस फॉर माय चैनल, उसकी रेटिंग पीछे चली जाती है। अब देखें जी, द सी बॉन्ड शोज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि इसका जो प्ले है सी, वो क्या शो करता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सकता है। इसके अंदर पहली बात तो आपने ये भी बताना है कि जो जितनी भी पहले ट्रेजिडीज़ लिखी जाती थी, दीज ऑल ट्रेजिडीज़ वर फेट बेस्ड। एंशिएंट ट्रेजिडी फेट बेस्ड थी, वो प्री डिटरमिनेंट थी, प्री नोशन थी, प्री कॉन्सेप्चुअल होती थी, कि वो पहले से जो कॉन्सेप्ट है उसमें बता दिया जाता है। चूँकि ये एक मॉडर्न राइटर है, और ये क्या बताता है कि ट्रेजेडी हो चुकी है और ट्रेजेडी के बाद आगे क्या होता है ये बताता है। सो हियर राइटर विल शो यू ट्रेजेडी हैज़ अकर्ड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट कैन अकर एनी बॉडी एल्स। टॉक अबाउट द रेमंड विलियम। रेमंड विलियम से tragedy does not belong to a person like a royal personality, like the king, like the general, like Gabler, like these personality. Rather, tragedy belongs to a common man, a person who is a common, he is just moving outside and he got accident. It is a tragedy because the people related to him, like wife, like children, like brother, sister, mother, father, so it will be applied to them. Ultimately its effect will go beyond
दिस एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट तक महदूद नहीं रहती कि बस एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी हुई, उसके पेरेंट हैं, उसके टीचर, उसके दोस्त हैं, उसके सराउंडिंग में रिलेटिव्स हैं, उसके बीवी हैं, उसकी बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फादर हैं, बहुत सारे लोगों को अल्टीमेटली एक बंदे की मौत जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। ट्रेजेडी इज नॉट फॉर द रॉयल पर्सनैलिटी, because this way we are going to specify, we are going to just confined, we are going to confine the tragedy। लिटरेचर को हम फिर तो बंद कर रहे हैं एक खास एक लिमिटेशन के अंदर। रेमंड विलियम ने यही पॉइंट उठाया था कि ट्रेजेडी विद द पैसेज ऑफ, जो दुनिया अरिस्टोटल और प्लेटो के वक़्त थी, सोफोक्ली के वक़्त थी, एस्क्लिस के वक़्त थी, यूरोपिड्स के वक़्त थी, एरिस्टोफेन के वक़्त थी, या उस वक़्त की जो क्लासिकल एनिशियंट दुनिया थी वो आज की दुनिया से बहुत डिफरेंट है। आप सब्र कर सकते हैं कि अरिस्टोटल प्लेटो के दौर में आप इससे इस तरह पढ़ रहे हो, you can't think even some years before, you can't even imagine that we can teach like that, कि आप बिल्कुल ऐसे पढ़ें कि जो आपके सामने जो है मैं लिख सकता हूँ, आपको टीच कर सकता हूँ। कितनी बदल गई है दुनिया, कितने रिलेशन हमारे बदल गए हैं, हमारे ताल्लुकात बदल गए हैं, हमारा इंट्रैक्शन बदल गया है, हमारी वे ऑफ डिस्कशन बदल गया है, हमारा वे ऑफ डीलिंग बदल गया है, वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन बदल गया है, वे ऑफ टॉकिंग और इंट्रैक्शन और डीलिंग विद टेक्नोलॉजी बदल गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पीपल equipped with the latest knowledge, Google and Twitter and like these blogging, so like these activities are over there, Facebook is over there, that these problems were not before that। लोग उस वक्त मैसेज सोशल मीडिया से परेशान नहीं होते थे। आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी, साइकोलॉजिकल डिजीज आएंगी जो सोशल मीडिया से जन्म लेंगी, तो उस वक्त तो वैसा नहीं था। तो ये दोनों दुनिया का हम कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, उस दुनिया में और इस दुनिया में बड़ा फर्क। लोग आजकल बड़े डेवलप हो गए हैं। उसने कहा कि फिर ट्रेजेडी की भी हम डेफिनेशन चेंज क्यों ना कर दें। सो वी शुड चेंज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, कि ये एक रॉयल की नहीं होती, एक कॉमन मैन की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लोग क्या हैं, वो ये सीख रहे हैं। एडवर्ड बॉन्ड कहता है कि लोगों के अंदर ये एक पावर होती है, पीपल के अंदर, कि दे कैन डील विद द स्टुपिडिटी, डॉगमेटिज्म, ठीक है, सुपरस्टिशियस पीपल, डॉगमेटिक पीपल, फुलिश पीपल, ठीक है, ल्यूनेटिक पीपल, दे कैन डील विद देम एंड नो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। लोग जानते हैं, और इसमें कौन कौन सा ऐसा करैक्टर है जो हमें ये बता रहा है कि हमने इन सिचुएशन के साथ डील करके भी जिंदा रहना है। चलें जी, हम उनको बार बार डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिल्ली को। बिल्ली कोशिश करता है ना जीने की, बिल्ली को बताएंगे, बिल्ली का डिटर्मिनेशन बताएंगे, वो कैसे डील करता है। जब वो थोड़ा सा डिगमगाता है या थक जाता है तो उसे हम देखते हैं कि एक फूल करैक्टर जो मिस्टर एवन है वो भी उसे तसल्ली देता हुआ नजर आता है कि जब जिंदगी, और कहता है कि जुल्म कहाँ नहीं होता। यहाँ पे वो ऐसे जैसे एडवर्ड बॉन्ड की ज़बान बोलता है, क्योंकि वो सोशलिस्ट था, एंग्री यंग मैन लोग उसे कहते थे, लाइक नहीं करते थे, कोई पास नहीं बैठने देता था, और उसे मुख्तलिफ उन्होंने ख़ताब दिए, मुख्तलिफ नाम दिए एडवर्ड बॉन्ड को। तो एडवर्ड बॉन्ड जो है वो असल में बता रहा है कि डिफरेंट आइडिया वाले को एलियन समझा जाता है। तो बिल्ली जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्ली एक डिटर्मिनेशन की मिसाल है कि दोस्त डूब गया और हर वक्त हर तरफ मौत है, लेकिन बिल्ली वहाँ पे रहता है उस मौत में, और रोज़ को कंटिन्यूसली तसल्ली देता रहता है कि रोज़ तुमने कैसे जीना है। यू हैव टू फेस द रियलिटी एंड यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ही हैज़ गिवन हिम न्यू स्पिरिट, न्यू डिटर्मिनेशन, न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू वे ऑफ डीलिंग, हैंडलिंग सिचुएशंस, एंड infusing new spirit in the heart of Rose, fiancée of कॉलन की फियांसी के हार्ट में न्यू होप को इन्फ्यूज़ करना, डालना, डिटर्मिनेशन देना, उसे न्यू डायरेक्शन पे लगाना, ये बिल्ली का काम था। हम बिल्ली को डिस्कस करेंगे, फिर हम मिस्टर एवन को डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि इस दुनिया में हर जगह किसी ना किसी पे अकीदे के बुनियाद पर, ज़ात और उसके क्रीड और उसके अकीदे और उसके मज़हब की बुनियाद पे कहाँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन लाइफ फिर भी सर्वाइव कर जाती है। एक चूहा भी इस कोस्टल एरिया पे ऊपर, इस कोस्ट के ऊपर अगर एक चूहा भी बच जाता है तो फिर वो लाइफ को जनरेट कर लेगा। लाइफ हमेशा डेथ से जीत जाएगी। जिंदगी विल विन, कहता है लाइफ विल विन थ्रू
all the challenges of the death and ultimately it will overpower death. ज़िंदगी देखें कहाँ, ज़िंदगी कहाँ नहीं बच गई, ज़िंदगी जंगलों में बच गई, ज़िंदगी जो है जो अब हिटलर लोगों को ज़िंदा जला रहा था बच गई, ज़िंदगी जो है वो नमरूद के टाइम जब नमरूद लोगों को ज़िंदा जला रहा था तब बच गई, फ़िरौन जला रहा था तब बच गई. तो ज़िंदगी will find out, life will find out its way how to survive through all these challenges and ultimately it will overpower the death. और ये क्या करेगी, ओवर पावर कर लेगी डेथ को. अच्छा, आप यहाँ पे बिल्ली को डिस्कस करेंगे, रोज़ को डिस्कस करेंगे, इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है वो डिस्कस करेंगे. मिसेस राफ़ी जो है लास्ट में कहती है यहाँ से चले जाओ, वो डिस्कस करेंगे और ये फिर इसको कंक्लूड कर देंगे. ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा. इसको आप देखें, ये आपका क्वेश्चन बी होगा, करंट के नोट्स पे होगा, वहाँ से देख लें. उसके बाद जी एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हेडा गैबलर से. हेडा गैबलर जो आपका प्ले है वहाँ से आया हुआ है. हेडा गैबलर क्या है? इज इट अ ट्रेजेडी? व्हाट डू यू थिंक? कभी ये आता है कि हेडा गैबलर बताएं कि मॉडर्न ट्रेजेडी है या ये क्लासिकल ट्रेजेडी है. क्या इसके अंदर फीचर हैं क्लासिकल ट्रेजेडी के? डिस्कस हेडा गैबलर एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी. डिस्कस हेडा गैबलर मॉडर्न ट्रेजेडी एज वेल एज क्लासिकल ट्रेजेडी. चूंकि हमारा जो ये प्ले है ये दोनों एब्सन का, हेनरिक एब्सन का ये प्ले दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अरिस्टोटल की डेफिनेशन और मॉडर्न ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग. सैरिश बोली नहीं आप, क्या ये मॉडर्न ट्रेजेडी है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इसका. Yes sir, modern tragedy. हम इसे कहेंगे ये मॉडर्न ट्रेजेडी भी है, हम इसे डिस्कस कर सकते हैं हर तरह से. मॉडर्न ट्रेजेडी है और साथ साथ ये क्लासिकल ट्रेजेडी भी कंसीडर हो सकती है. हाउ क्लासिकल ट्रेजेडी? क्लासिकल ट्रेजेडी कैसे है? ये काइंडली वीडियो जो है ये ऑफ कर लें, किसी का वीडियो ऑन है और रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो काइंडली वी रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर वीडियो. ये ऑप्शन है आपके पास, अगर नहीं तो मैं अब कर देता हूँ. हेडा गैबलर द डेमन का मतलब ऐसे होता है डेवल, गॉड से डिटी, इस तरह की कोई स्पिरिट. द डेमन्स इन हेडास इज दैट she want to influence another human beings, but once that has happened she despises him. despises का मतलब क्या होता है? नफरत करने लग जाती है फिर. do you agree? give argument to support your answer. हमारा जो प्ले राइट है हेनरिक एब्सन, एक मॉडर्न प्ले राइट है और ये देखें कैसे साइकोलॉजी बताता है. अब इसका एक प्ले है डॉल हाउस. एक तो हमने लाइट हाउस पढ़ा था ना, वो नावल है उसका, वर्जीनिया वुल्फ का, द डॉल हाउस. अच्छा, डॉल हाउस को देखें, वो हेनरिक एब्सन एक ह्यूमनिस्ट, एक फेमिनिस्ट भी है. ठीक है, ये फेमिनिस्ट राइटर कंसीडर होता है, फीमेल के बारे में बड़ा लिखता है, फीमेल को एडमायर करता है, फीमेल, क्योंकि उसके अपने साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि उसकी मदर ने भी ये सिचुएशन फेस की, तो वो हमेशा फीमेल के रोल को बड़ी इम्पोर्टेंस देता है.
वेलकम बैक। अच्छा देखिएगा, द डेमन इन हेडा इज दैट शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस अनदर ह्यूमन बीइंग, बट वंस दैट हैज़ हैपेंड शी डिस्पाइजेस हिम। डू यू एग्री? यानी ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसा क्वेश्चन? ये साइकोलॉजी पूछ रहा है कि करैक्टर की साइकोलॉजी कैसी है। हमारा राइटर जो है साइकोलॉजी को बहुत डिस्कस करता है। हेनरिक एप्सन का द डॉल हाउस एक उसका प्ले है। उसमें एक नोरा नामी औरत होती है। नोरा का जो हस्बैंड है बैंक में मैनेजर है, और दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है जो भी कंडीशन हो हमने कर्जा नहीं लेना। डेट जो है, वो डेट से नफरत करता है। बात लोग होते हैं वो डेट नहीं लेते, वो कर्जा मकरूज होना पसंद नहीं करते। कहता जो भी सिचुएशन होगी वी विल नेवर टेक लोन, हम लोन नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो बीमार होता है, हॉस्पिटल चला जाता है, उसके साथ एक और बंदा काम कर रहा होता है उसके हस्बैंड के साथ। अब उसका अक्सर आना जाना भी होता है घर में, तो ये क्या करती है, ये उससे हेल्प मांगती है, उससे कर्जा ले लेती है। अब जब ये ठीक होकर घर आता है तो नोरा को, अब ये बड़ा साइकोलॉजिकल करैक्टर है। नोरा के बारे में वो नोरा को कहता है, जो मैनेजर होता है उसका हस्बैंड कहता है, वो जो तीसरा बंदा जो हस्बैंड के साथ जॉब कर रहा होता है, अब वो नोरा को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। नोरा को ब्लैकमेल मीन कि वो उससे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा है। अब नोरा जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। नोरा लोगों के साथ बातचीत करती है, फ्रेंडशिप भी है, बात भी करती है, बट शी इज नॉट मॉरली बैड। शी डज नॉट वांट टू हैव अ फिजिकल रिलेशन विद दिस गाय, बट ही इज डिमांडिंग अगेन एंड अगेन, एंड ही इज प्रेशराइजिंग दैट ही विल टेल हर हस्बैंड, कि वो उसके हस्बैंड को बता देगा। अल्टीमेटली वो उसके हस्बैंड को मतलब कहता है कि बता दूंगा अगर वो नहीं मेरी बात मानेगी। तो ये खुद ही उसको बता देती है कि ये बताए, इससे पहले कि ये बताए, ये खुद ही बताए। जब ये हस्बैंड को बताती है तो वो उसे कहता है तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुमने अपने जिस्म बेचा है, तुम लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में हो, और उसे बहुत सारी बातें करता है, उसे डांटता है, और वो बहुत परेशान होती है। ये गुस्से से अंदर जाती है, सामान पैक करती है। अब ये भी करैक्टर जो है ना फीमेल के करैक्टर ही दिखाता है, और ये अंदर सामान पैक करती है, और जब ये वापस आ रही होती है तो वो कहता है रुको, स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग? Don't you know you are mother, you are wife, you can't go। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, और जहाँ भी शक होता है वहाँ पे रिलेशन नहीं रहता। वो उसे यानी इस तरह की बातें कहती कि वो ये सारी शक्ल को ब्रेक कर रही है, और वो बच्चों को छोड़ रही है, वो हस्बैंड को छोड़ रही है। यानी आपको करैक्टर ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। हेनरिक एप्सन के करैक्टर क्या हैं, वो ब्रेक कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रूल्स हैं, उन रूल शैकल्स को तोड़ते हुए नजर आएंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? यहां तक समझ आई कि जो शैकल्स बनाई हुई हैं माशरे ने, वो उसको ब्रेक करते हैं। और हमारा जो यहाँ पे करैक्टर है, क्या नाम है इस करैक्टर का? हेडा जो गाबलर जो है, ये एक गाबलर, जनरल गाबलर की बेटी है, और ये एक अरिस्टोक्रेटिक है। अब ये अरिस्टोक्रेटिक एक रॉयल है ये भी, और ये क्या है, एक अरिस्टोक्रेटिक है, और ये अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है, लोगों को कंट्रोल करती है, उनके माइंड के साथ खेलती है, उनके साइकोलॉजी के साथ खेलती है। वंस शी हैज़ ओवर पावर्ड देम देन शी डिस्पाइजेस ऑन देम, डिस्पाइजेस, फिर उनसे क्या डिस्पाइज्ड करती है, नफरत करती है, लव बॉग को पीछे लगाए रखती है। लव बॉग जब आगे बढ़ता है, और इसमें भी देखें उस लड़के के साथ भी, वो जो मैनेजर का दोस्त होता है, यानी जो उसके बैंक के साथ का, उसके साथ बड़ी फ्री होती है वो भी, यानी नोरा भी उसके साथ बड़ी फ्री होती है, उसके साथ बड़ा रिलेशन, और डीपली उसके साथ बातें करना, हर चीज़ शेयर करना, इवन के जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन होते हैं, ये सब कुछ होता है उधर। अब ये बिल्कुल मिलती जुलती है ऐसी, यहाँ पे वहाँ पे भी शक्ल ब्रेक कर रही है कन्वेंशन को, यहाँ पे भी कर रही है। और उसमें वो हीरो ने क्या किया कि उसने घर छोड़ दिया और कन्वेंशन को छोड़ दिया, और इसने क्या किया, मैनिपुलेट होने की बजाय इसने क्या किया कि जज ब्राक के कि जज ब्राक मुझे ब्लैकमेल करेगा, मुझे मैनिपुलेट करेगा, मैं एक गाबलर की बेटी हूँ, मैं एक अरिस्टोक्रेटिक हूँ, मैं लोगों को मैनिपुलेट करती थी, मैं लोगों को कंट्रोल, आज मुझे कोई कंट्रोल करेगा, आई कांट बियर दिस। उसने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी शूट हरसेल्फ, वो खुद को शूट कर लेती है।
अब यहाँ पे देखें करैक्टर जो है साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है दूसरे करैक्टर। आप यहाँ पे लव बॉ का जिक्र करेंगे, उसके साथ ये क्या करती है, ठीक है, थिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, चेसमैन को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, दूसरे करैक्टर के साथ कैसे रहती है, इसका रिलेशन जो है सारा बताएंगे। और वैसे जब इसका रिलेशन सेटअप हो जाता है और फिर उन करैक्टर से ये हिट करती है, आपको पता है ये इन द केस ऑफ थिया उसके साथ भी ऐसा करती है, इन केस ऑफ टेस्मैन के साथ पहले अच्छा रिलेशन बनाती है, उसके बाद जब वो हस्बैंड बन जाता है कहती मैं तो बोर टू डेथ, मैं तो मर रही थी, फिर उसे मिल जाता है जज ब्राक, उसके साथ शेयर करती है बातें। लव बॉग के साथ बड़ा कुछ शेयर करती है, गाबलर के सोफे के पीछे क्या क्या होता रहा है सब कुछ हमने पढ़ा, एवरीथिंग वाज ओवर देयर एंड वी स्टडीड, we have read each and everything, and what she did once she has control and manipulated the character, and then she despised, she is getting away, even she started shooting, she wants to shoot him. So this is what is this is the same question our examiner is asking. ये वही तो उसका आंसर है जो हमसे वो पूछ रहा है। ये सारी बातें हमने उसके अंदर लिखनी है, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, वेरी इजी। 2005 में ये आए हुए हैं। उसके बाद इज बैकेट वेटिंग फॉर द गॉडो रेलिवेंट फॉर अस टुडे, कहता है गिव आर्गूमेंट सपोर्ट योर आंसर। तो ये क्वेश्चन तो ये हुआ, इज बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडो रेलिवेंट फॉर अस टुडे, क्या बैकेट का जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो ये हमारे आज की सिचुएशन पे लगता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दूर लेके जाऊंगा, एक फिलॉसफी समझाऊंगा एग्जिस्टेंशियलिज्म की। किसी को पता हो व्हाट इज एसेंशियलिज्म एंड व्हाट इज, कोई बताएगा? कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? Essentialism means man is made of essence, and existentialism means meaning are given by your society, not yourself. दोबारा बोलिएगा आप। In existentialism, meanings are given by your society, not by yourself. अच्छा, आप उल्ट कर रही हैं। इसके ऊपर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, एसेंशियलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसको गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ये दो फिलॉसफी हैं। अरिस्टोटल प्लेटो का मानना था, लेक्चर मैं आपको लिंक पे सेंड कर दूंगा, आप लिखिएगा एसेंशियलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म बाय सरराना, आपके सामने एक लेक्चर आएगा, उसे गौर से सुनिए। अरिस्टोटल और प्लेटो का मानना था, एंशिएंट ग्रीक का, इन फिलासफर का, कि इंसान बोर्न होता है किसके साथ, इज बोर्न विद एसेंशियलिज्म, कि जब वो बोर होता है तो उसका कोई ना कोई एसेंस होता है। मिसाल के तौर पर एक नाइफ है तो उसका सेंस क्या है, व्हाट इज इट्स सेंस, कि वो काटता है, इट कट। अगर वो काटता नहीं है, ये इसका सेंस है, वो कहता है। अगर वो काट नहीं सकता तो इट इज़ नॉट कॉल्ड नाइफ। ठीक है, हर चीज़ का कोई पर्पस, कोई उसका एसेंस, वो उसके साथ बोर्न होता है। ठीक है, लेकिन लेटर जब बाद में मॉडर्न जो क्रिटिक्स और फिलासफर आए, तो वो जैसे जेन पॉल सार्टर है, जेन पॉल सार्टर और कैमस, एल्बर्ट कैमस, ठीक है, बैकेट, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सैमुअल बैकेट, इनका मानना ये है, जो मॉडर्न ये राइटर थे, क्रिटिक्स थे, फिलासफर थे, ये कहते हैं कि मैन इज़ नॉट बोर्न विद अ सेंस, ही हैज़ टू फाइंड आउट हिज असेंस। जब इंसान अपना एसेंस के वो किस पर्पस के लिए बना है, क्या है उसका पर्पस इस दुनिया में आने का, मीनिंग क्या है इस दुनिया के, ये मीनिंग जो है कहता है जो दिए हुए हैं, दीज मीनिंग्स आर गिवन बाय द सोसाइटी, बाय द कम्युनिटी, बाय द पीपल, बाय द टीचर। जो मैंने आपको सिखा दिया आप उसी पे अमल कर रहे हैं, यू आर जस्ट फॉलोइंग द
एसेंशियलिज्म, कोई फंडामेंटल बिलीव जो है उनको ही फॉलो कर रहे हैं। वो कहता है कि मैन इज़ नॉट बोर्न विद एसेंस, मैन किसी एसेंस के साथ बोर्न नहीं होता। मीनिंग जो है इंसान के सोसाइटी गिवन होते हैं, ये मीनिंग्स जो हैं इसे इंसान को फाइंड करने पड़ते हैं। ये जेन पॉल सार्टर कहता है कि वी आर बिल्डर ओवर हियर, वी आर कंफ्यूज इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज द मीनिंग वी हैव दीज आर बाय द सोसाइटी, दीज आर बाय द पीपल। थोड़ा सा और अगर आप लिंग्विस्टिक आपने मुझसे पढ़ा होता तो उसमें मैंने जैसे आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड मीनिंग बताया था, पता चला था कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहूँ गॉड, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ सर राना, अब कितने मीनिंग आते हैं आपके माइंड कि कोई अच्छा टीचर है, किसी के बुरा टीचर है, किसी के बहुत ही गंदा टीचर है, कोई बहुत ही बुरा टीचर है, अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, ऐसा है वैसा है। हर बंदे के नज़दीक मेरे रिलेटेड मीनिंग जो है वो डिफरेंट आ रही, ठीक है। एक सिग्निफायर होता है, यानी एक जो मार्क्स होता है, मार्क होता है, निशान होता है, टॉपिक होता है, कोई लफ्ज़ होता है, कोई वर्ड होता है, वो एक सिग्निफायर है। लेकिन उसके रिलेटेड जितने सिग्निफाइड मीनिंग निकलते हैं वो सारे सिग्निफाइड हैं। तो मीनिंग जो है वी आर बाउंड टू फाइंड आवरसेल्फ फॉर व्हाट पर्पस आई एम क्रिएटेड। व्हेन यू फाइंड योर मीनिंग इट इज़ नोन एज एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे और मोस्टली जो राइटर थे जैसे सैमुअल बेकर, जैसे एल्बर्ट कैम्यूस, और उसके अलावा ये जो जेन पॉल सार्टर, सो लाइक दीज फिलोसोफर दे वर ऑल अग्नोस्टिक। ये ज़्यादा अथीस्ट थे, ज़्यादा अग्नोस्टिक थे, गॉड को नहीं मानते थे। अब बात समझ आई कि दिस इज़ व्हाट डिफरेंस बिटवीन एसेंशियलिज्म एंड, ये किसका कायल है? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कायल है कि वी आर हियर, वी आर bewildered and confused, दिस वर्ड इज फॉर नथिंग, वी आर फाइंडिंग मीनिंग इन दिस वर्ड वेयर देयर इज नो मीनिंग। ये दुनिया का कोई सेंटर नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई यहाँ पे वाजे चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो पहले किसी की तरफ से दी गई है। तो जैक डेरिडा ने क्या कहा था? डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या कहती है आपको? व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? सेंटर, देयर इज नो सेंटर। वो कहता है कि हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करते जाएं, रिकंस्ट्रक्ट करते जाएं, रिकंस्ट्रक्ट डीकंस्ट्रक्ट और अपना रिक्वायर्ड मीनिंग निकाल लें। ये डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है। लेकिन वो ये नहीं बता सका कि डीकंस्ट्रक्शन हम कहाँ कहाँ तक करते जाएं फिर चीज़ को, कहीं तो कोई सेंटर होगा। हमारा ये मानना है बीइंग मुस्लिम के एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और हम इस पे बिलीव करते हैं बीइंग मुस्लिम। समझिए, अब इसको आपने डील करना है कि वेटिंग फॉर द गॉड। यस सर, ये डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जरा एक्सप्लेन करें थोड़ी सी। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है उसका बानी है जैक डेरिडा। Jack Derrida says that we can reconstruct and deconstruct and ultimate find our required meaning. The thing is that there is no center at all of the word. When there is a no center, you can deconstruct, you can reconstruct as you want. Because when you get the signified meaning, let's suppose I show you one mark, and related to this mark, meaning will be in your mind. The meaning you get of for this mark, it will having the further meaning, and the meaning you get for further, it will be having further meaning. आपको मैं कोई एक चीज़ दिखाता हूँ, आपके मन में उसका एक मीनिंग आ गया, आपके माइंड में एक मीनिंग आ गया। जो मीनिंग आया उसको मजीद ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उसके सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं ना, वो 15, 16, 50 आ जाएंगे, उनके फिर आगे आ जाएंगे, उनके फिर आगे आ जाएंगे। वो इस चीज़ को लेके चला। बात समझ आई? तो जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड मीनिंग हो, हमें कहता है वो ले लेना चाहिए। देयर इज नो, तो अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो फिर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो कहीं मीनिंग ही नहीं है जहाँ पे, तो फिर हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हर चीज़ का तो मीनिंग ही नहीं, जो मीनिंग फिर हमने दिया हुआ ये तो लोगों का ही है फिर दिया हुआ। तो सेंटर, वो कहता है कोई सेंटर नहीं है, उसने कंफ्यूज करके रख दिया था। मॉडर्न फिलासफी को उसने सब लोगों को कंफ्यूज कर दिया था डीकंस्ट्रक्शन, और इंसान को भी कर देता है। और इसको फिर बाद में देखें, जब कोई कोई फिलासफर या कोई राइटर अपनी एक थ्योरी पेश करता है, उस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले भी आ जाते हैं। फिर इसको लोगों ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये अब कहाँ तक रिकंस्ट्रक्ट और डीकंस्ट्रक्ट करते जाएं, ये तो आपने नहीं बताया। तो बहुत सारे इसके ऊपर भी
इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इसके ऊपर भी होगा। होप यू गॉट द मीनिंग, पता चल गया? Yes, sir. Thank you. वेलकम। इज बैकर्ड्स वेटिंग फॉर द गॉडर्ट, क्या आप ये महसूस करते हैं कि वेटिंग फॉर द गॉडर्ट रेलिवेंट टू आवर टुडेज लाइफ? देखें, हम भी बाज़ औक़ात देखते हैं ना कि सुबह होती है, मॉर्निंग हुई, फिर शाम हो गई, ठीक है, नाइट, सो गए, सुबह उठे, फिर ऐसे, फिर कहता है कि ये लाइफ जो है, क्या हमें भी ऐसे नहीं लगता कि नथिंग, मीनिंगलेस, absurd, we're just getting up early in the morning and after that just doing our routine walk and then we sleeping, then once again getting up and doing our routine work, then we sleeping, and it is just like absurd, monotonous and same life, repetition. And Seneca said, man is not died. Man is not died, in fact. Man is died by living over and over and over again. सेनेका का रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे। सेनेका कहता है कि इंसान मौत से नहीं मरता, उसे मौत नहीं मारती, उसे रेपुटेशन मार देती है। ये फ्रांसिस बेकन ने अपने एक ऐसे के अंदर यूज़ किया है। तो मौत क्या है? मौत नाम है रेपुटेशन का, मोनोटनस का, कंटिन्यूशन का, एक ही चीज़ को एक ही डायरेक्शन में चलने का, एक ही चीज़ पे चलने का। तो वो कहता है कि मोनोटनस और मीनिंगलेस और अब्सर्ड इस तरफ ले जाती है। बहरहाल हमें तो नहीं लेके जाती। क्यों? हमारा बिलीव है हम अगर इस फिलॉसफी को फॉलो करें तो वी विल बी फेथलेस। सिंस वी आर नॉट गोना बी फेथलेस, वी विल रीड these theories, but we are not gonna be agnostic like these people. They were agnostic. So talk about the Oscar Wilde, he was a homosexual. Talk about the Michael Foucault, he was a homosexual. Talk about like these people, they were totally corrupt people. Talk about Bertrand Russell, he had an affair with T.S. Eliot wife. So what you are going to follow? ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना। सो जस्ट वी विल रीड देम फॉर आवर नॉलेज। हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे इनको। हमारा ये मानना है कि हमारा बिलीव ऑल माइटी गॉड पे स्ट्रॉन्ग है, और जो कुछ हमारे साथ होता है ये गॉड ऑल माइटी की तरफ से होता है। गॉड इसको प्लान करते हैं और उसने जो लिख रखा है वो होगा, और ये डिटरमिन फेट इज डिटरमिन बाय गॉड। गॉड इज ऑल नोवर एंड हीलर, सस्टेनर, एंड ही कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग। वो कहता है होली कुरान में, वो कहता है कि अगर जर्रे के बराबर भी कोई अच्छाई लेकर आओगे तो उसका सिला मिल जाएगा, और जर्रे के बराबर भी बुराई लेकर आओगे तो उसका भी आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आवर गॉड हैज़। तो हमने इनको फॉलो नहीं करना कि हम इनके पीछे लग जाएं। और ये तो मैंने आपको बता दी लाइफ कि दीज आर द पीपल, दे वर मॉरली करप्ट पीपल, दे हैव जस्ट गिवन देयर फिलॉसफी एंड थ्योरीज एंड विच आर आल्सो स्टूपिड काइंड ऑफ थ्योरी। क्या है इन थ्योरी में? कुछ भी नहीं है। ये सारी थ्योरीज अल्लाह ताला के होली कुरान के सामने कुछ नहीं है। आगे जी, ये आप लिख सकते हैं उसके रेफरेंस से, क्योंकि ये हमने इसका एग्जाम देना तो हमें इसके आंसर तो देने हैं। फिर इसका आंसर आप लिखिएगा पढ़ के कि लाइफ जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो मीनिंगलेस है। सुबह होती है, शाम, क्योंकि उनके नज़दीक तो यही है कि सुबह हुई, शाम हुई, और उसके बाद वो जानवरों की तरह खाया पिया और फिर सो गए और फिर रूटीन लाइफ पे चल गए। वो कहते हैं ये लाइफ अब्सर्ड है। मैं कहता हूँ जो इंसान अपने गॉड को नहीं पहचान सका वो जितना भी पढ़ा हो वो जाहल है। द चेरी ऑर्चर्ड इज अ ट्रेजेडी डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शेखव क्या करता है? डिस्क्राइब इट एज अ कॉमेडी। स्टेनिस्लवस्की जो उसका डायरेक्टर था उसने कहा ये क्या है, ये ट्रेजेडी है। वो कहता मैं कॉमेडी मैंने लिखी है। दोनों का आपस में तकरार होती है, बात होती है। उसने उसको क्या कहा, लेकिन डायरेक्टर ने उसको क्या डायरेक्ट कर दिया? उसको ट्रेजेडी ही दिखाया, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी हो गई है। चेरी ऑर्चर्ड, उसके बेटे की डेथ हुई, फिर उसके ये बताएंगे आप, ये मॉडर्न ट्रेजेडी है ये, ठीक है। फार्सिकल एलिमेंट हैं इसमें कुछ हैं, लेकिन आप इसे बताएंगे ये ट्रेजेडी है। कैसे कि ट्रेजेडी इस तरह बनती है कि मॉडर्न ट्रेजेडी की डेफिनेशन है कि सोल्यूशन फाइंड किया जाता है जब ट्रेजेडी अक्कर होती है। बेटे की डेथ हुई, सन की, उसके हस्बैंड की, किधर चली गई? फ्रांस में, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। क्या? रेस्ट करने के लिए, सूत करने के लिए खुद को चली गई। वहाँ अब्यूसिव लवर मिला, फिर ट्रेजेडी हुई, फिर वापस आ गई। चेरी ऑर्चर्ड को बचाने की, चेरी ऑर्चर्ड फिर बिक गया, सब कुछ हुआ, मैंने आपको वो समरी बताई, फिर वापस चली गई। तो
दिस इज अ ट्रेजिडी, कि जब ट्रेजिडी अक्कर हो तो वो उससे सोल्यूशन तलाश करे, आगे चल पड़े कि आई विल फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रेजिडी एंड कॉप विद दिस सिचुएशन वट एवर अक्कर, बिकॉज दिस इज द मॉडर्न ट्रेजिडी। होप यू कैन राइट ऑन दिस। ये भी आप लिख लेंगे, ये भी आपको समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी। Brackett's Galileo Galilei is not only a hymn to reason, but one that center specifically on the need to the, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ironical या typical, to the doubt, discuss. A reason, but one that center typically to the need to be, ये वर्ड क्या है अगर आप देख सकें? क्या टिपिकल है? क्रॉनिकल, हाँ हाँ क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्टोरिकल। सो सेंटर स्पेसिफिकली ऑन द नीड टू बी द क्रॉनिकल, नोट टू डाउट, डिस्कस। वो कहता है कि ये कोई हिम नहीं है, कोई रीज़न जो बताती हो, अकल बताती हो। आपको पता है कि ये जो प्ले है वो ये चाह रहा था एक न्यू कंसेप्ट, वो कह रहा था, वो था, ये भी था एक सोशलिस्ट। क्या था ये? सोशलिस्ट था। सैमुअल ब्रैकेट, ये जो बर्टोल्ट ब्रैकेट है, ही वाज अ सोशलिस्ट, और ये अपनी एक फिलॉसफी देना चाह रहा था। तो इसने एक कंसेप्ट दिया एपिक थिएटर का। उससे पहले जो कंसेप्ट चल रहा था वो था ड्रामेटिक थिएटर। क्या था? ड्रामेटिक थिएटर, नेचुरल थिएटर, ड्रामेटिक थिएटर, कि जैसी दुनिया है वैसी दिखाओ, ठीक है, नेचुरल दिखाओ, पैशन फीलिंग दिखाओ। ड्रामेटिक थिएटर जैसे एरिस्टोटेलियन थिएटर है वैसे दिखाओ, पैशन फीलिंग, कथारसिस, हमार्टिया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों, लोग जो हैं उसको वॉच करें, उसके अंदर खो जाएं और सोचे ही ना क्या हो रहा है। उसने कहा यार ये ठीक नहीं। उसने एपिक थिएटर का कंसेप्ट दिया, लॉजिक रीज़न के साथ चीज़ों को, रैशनल थॉट के साथ उसको मापें, देखें क्या बन रहा है। उसने कहा कि ये जो थिएटर है ये नहीं है कि इधर बैठा जो करैक्टर है वो रोए तो आगे ये भी रोने लग जाए, ये हंसे तो ये भी हंसे, ये खेलने लग जाए तो ये भी खेलने लगे। नो, कहता है ये ख़त्म करो चीज़। यहाँ पे खड़े हो जाएं करैक्टर और ये बताएं भाई हम करैक्टर हैं, हम ये हमारा टॉपिक है, और ये पढ़ के सामने दिखाएं और सामने डायरेक्शन हो, और ये इनसे इंट्रैक्शन भी करें, ये भी इंट्रैक्शन करें, ये इनसे करें, और इनको पता हो कि ये क्या देख रहे हैं। ये जो थिएटर है, ये थिएटर एक प्लेस बनना चाहिए लर्निंग का। वो कहता है लिटरेचर इज़ अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी। लिटरेचर एक हैमर है जिसके ज़रिए आप सोसाइटी को मेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये कोई रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है। इसके ज़रिए आप मेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, डिडक्टिक वे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको पोलिटिकल आइडिया सिखा सकते हैं, उनको गुड बैड सिखा सकते हैं, अच्छा बुरा सिखा सकते हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया? एपिक थिएटर ने। और इसमें उसने इस्तेमाल किया इंस्ट्रेंजमेंट, एलिनिएशन, डिस्टेंसिंग टेक्निक। इन सब का मतलब एक ही होता है कि उनको बता दिया जाए और मेंटली उनको इतना दूर कर दिया जाए कि वो रोएं ना उनको देख के, बल्कि लर्न करके वहाँ से जाएं। ओवरऑल उसकी मेन फिलॉसफी ये है पूरे प्ले की। समझ आ गई इसकी? अब इसको एक दफ़ा पढ़ेंगी आप तो इसकी असाइनमेंट भी याद हो जाएंगी। कल इंशाल्लाह आपको ये क्या कहता है, डू यू थिंक दैट द बॉन्ड इज, ये क्या लिखा, बॉन्ड इज इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब होता है मशकूर, थैंकफुल, टू ब्रैकेट फॉर हिज कॉन्सेप्ट। Yes, exactly. We are agreed that he is thankful because Bertolt Brecht, he has given the concept of rational theater, epic theater, and he said that literature is a hammer with which you can mend society, direct society, guide society, and here the listeners, the people they are watching, they must be
rational enough to decide what is good and what is bad. They should not be with the character. Rather, whenever they are watching and they are going out from the theater, they are well versed about the topic. They must know something about the topic. तो ये बहुत थैंकफुल है, इंडेटेड है, मशकूर है किसका, बेटल ब्रैकेट का, जिसने कंसेप्ट दिया एपिक थिएटर का, रैशनल थिएटर का और प्रैक्टिकल थिएटर का, कि जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन है आपकी और करंट पे तो बहुत अच्छा है, अगर ना हुआ तो ये मैं आपको बना भी दूंगा क्वेश्चन। हैव अ नाइस टाइम। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रामा, नेक्स्ट प्ले जो है उसका मैं आपको करवाऊंगा, और कल एक नावल जो है वो करके आइएगा। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है और करें, और स्टे ब्लेस्ड।